एक्सरसाइज 11.2 में बेटा मैं करवा चुका हूँ आपको दो लाइन की कार्टेशियन एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन तक करा चुका हूँ। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन अगर मैं इसे बताऊं तो वेक्टर इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। और कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्मेट में थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक तो हमने ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी सीखी थी, इसके अलावा लिखी हुई इक्वेशन से पॉइंट और बी वेक्टर फाइंड करना सीख लिया था। इसके अलावा दोनों का इंटर कन्वर्जन सीखा था। इतनी बात हम सीख चुके थे। तो मेन बात ये होती है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो आप उससे पॉइंट और वेक्टर फाइंड कर सकें, ये बात आपको आ गई होगी खूब अच्छे से। अब आगे के कंसेप्ट की बात करते हैं। ये 3-4 कंसेप्ट हो गए थे और ये फिफ्थ था एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ दो कंसेप्ट सीखेंगे, दो लाइन के बीच का एंगल और उससे रिलेटेड कंसेप्ट, और एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो दो लाइन के बीच का एंगल, मान लिया आपको एक लाइन दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन। मान लिया ये लाइन पहली है जो पॉइंट ए वन से पास करती है और बी वन के पैरेलल है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू। अब कुछ बच्चे यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर ये आर वन और आर टू क्यों नहीं लिए, उसे लेमडा और म्यू ले सकते हो आप, दूसरा म्यू ले लो। लेमडा म्यू टी थीटा वगैरह ये ना सब कांस्टेंट रहते हैं, इनका कोई यूज नहीं है, फिलहाल कोई यूज नहीं है इनका। आर को आर ही रखेंगे। जैसे आप ऐसे समझो, आर क्या है, आर यहाँ पर एक्स वाई जेड का रोल प्ले करता है। जैसे आप लाइन की इक्वेशन, मान लिया मैं कहूँ आपको कि एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y। तो आप यहाँ पर x और y को तो x और y ही रखते हैं ना दूसरी में भी, इसे x1 y1 x2 y2 तो करते नहीं है। तो इसी तरीके से ये भी r1 r2 नहीं होगा, r तो इक्वेशन में रहेगा ही। जैसे इक्वेशन में x और y रहते हैं ऐसे ही वेक्टर इक्वेशन में r तो रहेगा ही। ओके। तो अगर दो लाइन की इक्वेशन ये हो ना, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल सिर्फ b1 और b2 के बीच के एंगल के ही बराबर होते हैं। इस बात को मैं अभी साबित करूंगा। यानी कुल मिला के दोनों लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल तो आप इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। अगर आपको b1 और b2 वेक्टर पता चल जाए तो आप दोनों के बीच का एंगल तो फाइंड कर ही सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। अब बात ये आती है कि वो b1 और b2 के बराबर ही क्यों होगा, आप उसे यहाँ से समझो। फिगर के थ्रू में समझा रहा हूँ आपको। जैसे सपोज ये पहली लाइन है, ठीक है। जब ये पहली लाइन है तो इसका वेक्टर b1 कुछ ऐसे रहा होगा, इसी के पैरेलल, यहाँ हो वहां हो कहीं भी इसके पैरेलल एक रहा होगा। मान लिया दूसरी लाइन, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं b1 को, ये b1 वेक्टर रहा होगा। मान लिया दूसरी लाइन कुछ ये है, दूसरी लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल यही तो होगा। इस दूसरी लाइन का वेक्टर b2 कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो b1 और b2 के बीच का एंगल ये अगर थीटा है ना, तो वो एंगल भी थीटा ही आता है। आप उससे चेक कर सकते हो इसे पैरेललोग्राम वगैरह बना के। कैसे चेक करोगे, क्योंकि ये लाइन और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये पैरेलल है, दिख रहा है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, और इसी का वर्टिकली अपोजिट वो भी थीटा होगा। अब वो वाला जो एंगल थीटा है वो b1 और b2 के बीच में ही बना हुआ तो एंगल है, तो सिंपली आप b1 और b2 के बीच का एंगल फाइंड कर लो, वही दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। इसमें इस a1 और a2 का कोई भी रोल नहीं है। दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए अगर आपको उनके b1 और b2 वेक्टर पता हो तो आप दो लाइन के बीच का एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने दो पार्ट में कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एक लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, एक तो क्वेश्चन ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है ना। पहले इसका करके देखते हैं। दरअसल इसमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन और सेकंड पार्ट में कार्टेशियन में। अगर इक्वेशन वेक्टर में दे रखी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, कार्टेशियन में दे रखी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों से क्लियर हो जाएगा कि हम लाइन के बीच का एंगल फाइंड कैसे करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे। अब होता क्या है कि जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल b1 और b2 वेक्टर बस इसमें से फाइंड कर लेने हैं।
A1 का कोई रोल ही नहीं है। इस इक्वेशन को देख के, जैसे पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का ये पैरेलल वेक्टर को B1 बोला है, दूसरी इक्वेशन के पैरेलल वेक्टर को B2 बोल दिया। ठीक है, होता है ना A प्लस लैम्डा बी, लैम्डा के साथ जो आया वो B होगा, यहाँ भी म्यू के साथ जो आया वो B होगा। ठीक है, तो B1 हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 2k, B2 होगा यहाँ पर i माइनस j प्लस 4k। ये B1 और B2 हो गए। अब B1 और B2 हो गए, तो ये B1 और B2 जब आपने पता कर लिया तो कोस थीटा का फॉर्मूला लिख दो। फिर कोस थीटा वाला फॉर्मूला, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और ये काम आपको सिखा रखा है, और इसलिए कहा भी था कि वेक्टर और 3D दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं। 2 माइनस 3 माइनस 8, और अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड 4 9 13 और 4 अंडर रूट 17 हो जाएगा, और ये वाला 16 17 18 अंडर रूट 18, दोनों की मल्टीप्लाई कराने से थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स कितना आया, ये -9 अपॉन जो भी होगा इनकी मल्टीप्लाई करके वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का एंगल इस तरीके से फाइंड करते हैं। ऐसे अगर आपको कार्टेशन में दे रखी है, तो कार्टेशन में ये जो B1 और B2 है ना, नीचे वाले नंबर होते हैं, ये नीचे वाले नंबर होते हैं B1 और B2। B1 होगा i माइनस जे प्लस 2k, B2 होगा 4 माइनस 2i, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, B2 होगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसमें ऊपर वैल्यू क्या थी उनसे कोई मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ आप B1 और B2 के लिए नीचे वाले उठा लो। अब इन दोनों के बीच का एंगल तो आप फाइंड कर ही सकते हैं इजीली, दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लो। तो दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना बिल्कुल आसान है, देख लिया आपने। जैसे दो वेक्टर के बीच का फाइंड करते हैं, ऐसे ही आप B1 और B2 के बीच का फाइंड कर लो, वही दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। अब इसमें कंडीशन आ जाती है परपेंडिकुलर वाली। जब भी हम दो लाइन के बीच के एंगल की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। यहां भी बिल्कुल सेम वही है कंडीशन, कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ B1 डॉट B2 बराबर 0। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें हम कुछ नई बात सीखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 10 11 आपको खुद करने हैं। 12वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नया सीखना है इसलिए अलग से नोट कर लेना। इस पे ऊपर कुछ टी वगैरह जो भी कुछ आप मेंशन करना चाहिए मेंशन कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ एक नई चीज सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दो इक्वेशन देकर ये कहा है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन राइट एंगल पर कट करती हैं एक दूसरे को, दोनों लाइन राइट एंगल पर कट करती हैं, मतलब आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इस स्थिति में आपको पता है कि B1 डॉट B2 0 रखोगे, तो B1 वेक्टर आपका ये नीचे वाले नंबर से हो जाएगा 3i कैप प्लस 2pj कैप प्लस 2k कैप, और B2 होगा इन नीचे वाले नंबर से 3pi कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। और फिर आप B1 डॉट B2 को 0 रख के वहां से p की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। p की वैल्यू पूछी है ना इसमें आपसे, ठीक है, p की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो आप B1 डॉट B2 बराबर 0 रखेंगे। लेकिन यहाँ से जब आप आंसर देखेंगे बड़े सरप्राइज हो जाएंगे कि p की वैल्यू उतनी आती ही नहीं है जो आपने लिख रखी है। एक्चुअली इसमें एक मिसकंसेप्शन है, ये जो B1 और B2 आपने फाइंड किए ये ही गलत है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये B1 B2 गलत क्यों है। दरअसल जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्मेट में रहती है कि x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन सी, इस फॉर्मेट में होती है। इस फॉर्मेट में क्या है कि ये जो x y z है ना, इनके कोफिशिएंट 1 1 है, x y z के साथ और कोई नंबर नहीं है, मतलब इनका कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले हमें ऊपर इनके कोफिशिएंट 1 बनाने होंगे। इसमें यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है, z का तो चलो 1 है। अब ये कोफिशिएंट हमें 1 बनाने होंगे, मतलब इन इक्वेशन को पहले हमें चेंज करना होगा। तो आप इसे तो छोड़ दें, ऐसे नहीं है, सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को लें। अब वो चेंज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये आप जो
कोफिशिएंट है इन्हें 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1। तो तरीका क्या है, जैसे पहली इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट -1 है ना, जो भी x का कोफिशिएंट है उतने से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जैसे -1 से डिवाइड करोगे प्लस x होगा, -1 होगा और अपॉन -3 आएगा। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है, तो इसमें भी इसी वाले में ऊपर भी 7 से डिवाइड, नीचे भी 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करते ही ये 2p/7 होगा। ठीक है, ऊपर भी डिवाइड किया तो नीचे भी 2p/7। यहाँ z का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आई है, इसे ध्यान रखना आप। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस चीज में, तो बार बार नहीं बताई जाएगी, आपको याद रखने की चीज है। इस एक्सरसाइज में आप पेंसिल से लिख सकते हो कि ए बी वगैरह को देखने के लिए ऊपर के कोफिशिएंट पहले 1 होने चाहिए एक्स वाई जेड के। वही इक्वेशन सेकंड लो आप। इक्वेशन सेकंड में क्या होगा, x का कोफिशिएंट -7 है, तो -7 से ऊपर नीचे डिवाइड करो। ऊपर भी जब -7 से डिवाइड करोगे x -1 बचेगा और नीचे हो जाएगा -3p/7 इक्वल टू, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है पहले से ही, तो एज इट इज रहेगा y -5/1। वहां पर z का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड करोगे तो z -6/-5 लिखना पड़ेगा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई कन्वर्ट होके, और ये सेकंड हो गई। अब b1 और b2 यहां से छांट लेना। b1 वेक्टर हो जाएगा -3i प्लस 2p/7 प्लस 2p/7 j कैप प्लस 2k कैप। b2 वेक्टर होगा -3p/7 i कैप प्लस j कैप -5k कैप। अब आप लिख दो कि सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट i वाले की i में कराएंगे आप, 9p/7 होगा ये, j वाले की j में कराएंगे प्लस 2p/7 होगा, k वाले की k में कराएंगे -10 होगा इक्वल टू 0। और यहां से आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, अब आंसर मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, तो स्पेशली ये जो एक नई बात सीखी, इसे बिल्कुल सही से माइंड में बैठा लेना कि हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाले को देख के बी वेक्टर डिसाइड कर लोगे। बी वेक्टर ये नीचे वाला तभी होगा जब ऊपर ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 बना लिए हों तुमने। और उन्हें 1 बनाने का तरीका क्या है कि जो भी इनका कोफिशिएंट है उतने से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया करो, तो 1 बन जाते हैं फिर। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात कर लें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, एक बार आप पहले फॉर्मूला नोट कर लें, वीडियो रोक के एक बार फॉर्मूला लिख लें। चलिए फिर बात करते हैं स्क्यू लाइन के बारे में। देखो स्क्यू लाइन क्या है, ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। आप आमतौर पे ये बोलते हैं कि जैसे ये लाइन पैरेलल है ना, बिल्कुल सही बात है। और जब बच्चों से पूछा जाता है बेटा पैरेलल लाइन बताओ, तो वो कहते हैं ऐसी लाइन जो कभी ना मिलती हो। ठीक है, बट ये इनसफिशिएंट सी है। ऐसी लाइन जो कभी ना मिलती हो जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल लाइन हो, क्योंकि अगर हम 3D में बात करें, अगर स्पेस में 3D में हम बात करें, जैसे आप ऐसे समझो कि ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना कभी मिलती हो। जैसे मान लिया, आप ऐसे समझिए इस बात को, स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा है क्या? स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा नजदीक ले आता हूँ। ऐसे मारकर आप ऐसे समझिए, मान लिया इसे मैं पीछे चला के यहाँ पर और इसे यहाँ पर, जो ये पोजीशन जो होती है ये कहीं भी मिलेंगी नहीं लाइन। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्पेस में हवाई जहाज वगैरह जो एरोप्लेन ट्रेवल करते हैं कि एक एरोप्लेन यहां से चला गया, ठीक है, दूसरा इसके ऊपर से, बिल्कुल इसके ऊपर से ऐसे गैप देते हुए दूसरा इसके ऊपर से चला जाए, तो ये दोनों टकराएंगे भी नहीं, लेकिन ना तो दोनों पैरेलल हैं और ना ही दोनों मिले। ऐसे चला जाए दूसरा, ऐसे इसके ऊपर ऊपर से, जैसे मैं इस मार्कर को भेज दूं, अब आप देखो ये मार्कर इस लाइन को कट भी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से चला गया। और ये तो ये तो होती है खैर स्क्यू लाइन। नहीं भी समझ में आया आता हो कोई बात नहीं, 3D में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस फिलहाल आप ये याद रखो
कि दो दो लाइन अगर स्क्यू लाइन है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, आसान है, याद भी नहीं रखना, आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है। मैं दो लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करके दिखाता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि इनके बीच की कम से कम दूरी। जैसे मैंने अभी बनाया था ना कि मान लिया एक एरोप्लेन यहाँ बोर्ड के ऊपर लाइन खींच दी मैंने, जैसे सपोज यहाँ से, ठीक है, दूसरा इसके ऊपर से जाए तो इनके बीच की ऐसे जाए, ऐसे इसके ऊपर से, तो इनके बीच की कम से कम दूरी ये होगी जहां पर दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगे, क्योंकि उसके बाद दूरी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये एरोप्लेन इधर चला गया, वो उधर चला गया, तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन जब दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे तो वो डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो यहाँ पर उसी डिस्टेंस की बात की गई है, उसी को मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 17 को सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर ये जो 14, 15, 16 वगैरह हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सब आप खुद करेंगे, जैसे मैं 17 आपको बताऊंगा। 17 समझने के बाद ये बड़ी आसानी से कर लेंगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले को समझिए, क्या लिखा हुआ है, a1 माइनस a2 इंटू, मतलब डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और पूरे का मॉड्यूलस है। पूरे के मॉड्यूलस का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं आती, तो अगर आंसर नेगेटिव आया कभी तो उसे आप पॉजिटिव करके लिख देंगे। अब इसमें ये a1 a2 b1 b2 वगैरह क्या है, a1 तो पहले वाली लाइन का वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है, A2 दूसरे वाली लाइन का पॉइंट, B1 पहले वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर और B2 दूसरे वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये आपको पहले से ही पता है। लेकिन जैसे इक्वेशन इस फॉर्मेट में आई तो यहाँ पर A1 B1 वगैरह छांटना मुश्किल हो जाएगा। आप इक्वेशन को देखो, अजीब सी लिखी हुई है, 1 माइनस टी आई कैप टी माइनस 2 जे कैप, जबकि जो इक्वेशन लिखी होती है हमारी वो कुछ इस तरीके से रहती है कि आई प्लस जे, मतलब एक वेक्टर यहाँ होगा और प्लस लेमडा इंटू दूसरा वेक्टर यहाँ होगा। अब इस लेमडा के बारे में मैंने बताया, ये किसी लाइन में लेमडा हो सकता है, कहीं पर म्यू, कहीं टी, कहीं एस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो टी आया हुआ है ना, वो एक्चुअली लेमडा की जगह आया है। तो इस इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कि एक वेक्टर प्लस टी इंटू दूसरा वेक्टर। तो ये जो पहला वेक्टर होगा वो a1 हो जाएगा, और टी के बाद जो दूसरा वेक्टर आएगा वो b1 हो जाएगा। तो पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को लो। इक्वेशन फर्स्ट हमने ली, आर इक्वल टू, और ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं इन्हें आप ओपन कर लें, आई कैप माइनस टी आई कैप, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये जो बिना टी वाली टर्म है उन्हें अलग लिखो, जैसे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जो बिना टी वाली टर्म है वे अलग लिखी, टी वाली टर्म में से टी कॉमन लिया सब में से और फिर लिखा, टी कॉमन लेने के बाद यहाँ से माइनस आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ से माइनस के 2 के कैप, टी कॉमन जाने के बाद इतना हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गई। यहाँ से आपको a1 और b1 वेक्टर पता चल गए, लिख दो इनको। a1 वेक्टर आ गया आपके सामने i माइनस 2j प्लस 3 के, फिर b1 वेक्टर आ जाएगा आपके सामने माइनस आई कैप प्लस जे माइनस 2 के। इतना क्लियर हुआ, पहले वाला a1 वेक्टर, दूसरे वाला b1 वेक्टर। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, यही सेम प्रोसीजर दूसरी इक्वेशन के लिए करें। दूसरी इक्वेशन में t की जगह s आ गया, तो पहले ब्रैकेट ओपन करके s वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, बिना s वाली एक तरफ। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो आप, r इक्वल टू एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2 s j कैप माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2 s k कैप माइनस के कैप। इसके बाद आई वाली टर्म अलग, ये बिना एस वाली आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस कॉमन लेंगे, ये टर्म हमने अलग हटा ली, एस कॉमन लिया तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये हुआ आर वेक्टर।
ठीक है, यहां से ये सेकंड इक्वेशन थी, तो यहां से ये a2 और ये वेक्टर b2, a2 और b2 अलग हटा लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये a1 b1 है दोनों, यहां से a2 और b2 अलग लिखते हैं, a2 हो जाएगा i माइनस जे माइनस के पर सॉरी, और जी b2 वेक्टर होगा हमारे पास आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप, ये a2 और b2 हो गए। अब चारों वेक्टर आ गए आपके पास। अब एक बार फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले में सिर्फ इन चार वेक्टर की ही तो जरूरत है हमें, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलें, आपको क्या करना है, पहले b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अब आप क्या करें, वन बाई वन ये काम कराते रहें जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूले में हमें b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट करानी है a1 माइनस a2 के साथ, तो आप पहले b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता ही है, एज यूजुअल ये मेथड होते हैं कि पहली रो तो ये, फिर b1 वालों से बनेगी, वन b1 वाला ये था, -1 1 -2, -1 1 -2, b2 होगा ये 1 2 -2, b2 वेक्टर ये लिख दिया हमने। ओके, b1 वेक्टर से लिखी पहली रो, वो सॉरी दूसरी रो, -1 1 -2, b2 से लिखी ये तीसरी रो 1 2 -2। अब आप इसे एक्सपेंड कर देंगे तो यहां से आपको b1 क्रॉस b2 मिल जाएगा। ठीक है, b1 क्रॉस b2 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका b1 क्रॉस b2 आ गया। उसके बाद आप a1 माइनस a2 फाइंड कर ले, क्योंकि यही तो है सिचुएशन, a1 माइनस a2 लिखना है हमें। a1 ये लिखा हुआ है आपके सामने, और a2 ये है, घटाना है इनको, a1 माइनस a2, आई में से आप आई घटा देंगे, जीरो हो गया आई वाला, तो -2j प्लस जे, तो -j कैप, और जी +3k, और ये आप घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4k, तो -j कैप प्लस 4k कैप, ये a1 माइनस a2 हो गया। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना है, b1 क्रॉस b2 की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होनी है, वो तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आना है, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी लिख लें। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ये था 4 + 16 + 9 √29, तो ये हो गया। आप इनकी डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर लें, a1 माइनस a2 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 आती है आपको, ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी, डॉट प्रोडक्ट कराएं दोनों की। देखिए आई वाला जीरो हो गया, यहाँ पर आई वाला जीरो हुआ, ये वाले की कराएंगे 4 -4 12, कुल मिलाकर ये -8 हो गई, दोनों की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट -8 हुई। देयर फोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मतलब √29। क्लियर है ना, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 8 अपॉन √29। तो फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई हमारे पास 8 अपॉन √29। तो मेन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो दो इक्वेशन आपको दे रखी है, दोनों इक्वेशन से आप a1 b1 और a2 b2 अलग निकाल लेंगे, इन्हें लिख लेंगे, a1 b1 a2 b2 लिखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। उसके बाद आप b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने से आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, फिर a1 में से a2 हटा के लिख देंगे आप, दूसरा वेक्टर मिलेगा। ये जो दो वेक्टर मिले दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराओ, वो तो न्यूमरेटर होगा, ऊपर रहेगी, और b1 क्रॉस b2 जो आया था वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लोगे, वो डिवाइड में लिख दोगे, तो ये होता है। बस फॉर्मूला याद रखो, बाकी तो वैल्यू रखनी है उसमें, क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको आती है, डॉट प्रोडक्ट भी आपको आती है, और मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है। अब इस फॉर्मूले में वेरिएशन मिलेंगे आपको, अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकते हैं, हो सकता है कहीं a2 माइनस a1 लिखा हुआ हो सकता है कहीं b1 क्रॉस b2 पहले हो, a1 माइनस a2 बाद में हो। तो ये जो वेरिएशंस हैं हल्के फुल्के, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इनसे फर्क सिर्फ पड़ा तो ये साइन पे पड़ेगा, लेकिन मॉड्यूलस पूरे के बाहर होता है, तो अगर कहीं निगेटिव आया भी तो वो उसे पॉजिटिव कर देगा। ओके, तो ये मत सोचना सर बुक में तो a2 माइनस a1 लिखा हुआ था, आपने a1 माइनस a2 लिख रखा है, तो ये माइनर चीजें हैं, क्योंकि मॉड्यूलस होने के कारण अगर निगेटिव आया भी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर आपको वेक्टर में दे रखी है,
वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो आप a1 b1 a2 b2 डायरेक्ट छांट ही लेंगे, लेकिन अगर आपको कार्टेशियन में दे रखी है तब भी आपको a1 b1 और a2 b2 छांटने हैं। मतलब कार्टेशियन को या तो वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आपको डायरेक्ट a1 b1 और a2 b2 छांट के लिख देना है। ओके, कर लेना इसके क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज, ये वीडियो देखने के बाद इसके सारे क्वेश्चन आप कर लें। और ये जो 11.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए, ये मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। इन 3 क्वेश्चन में खाली लैंग्वेज का हेर फेर है, बाकी ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं। एक बार इन्हें ट्राई करना, शायद बहुत सारे बच्चे इन्हें कर लें। केवल लैंग्वेज का फर्क है, चीजें बड़ी आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछी गई है। तो पहले 3 क्वेश्चन सहित 11.2 को कंप्लीट कर लो। ओके।